बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स का वो चैप्टर बल तथा गति का नियम। याद करो, इस चैप्टर में हमने तुम्हें बताया था बल तथा गति के नियम में कि गति के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चे? 3। तो गति के जो 3 नियम होते हैं उसमें से पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है। तो उसमें से हमने तुम्हें बताया था गति के 3 नियम में से पहला नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है। इसे ही हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। गति का प्रथम नियम क्या कहता है जी? यदि कोई प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था या एक सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखती है तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। अर्थात कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था में तब तक रहती है जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उसके पूर्व अवस्था पर लगकर परिवर्तित न कर दे। सामान्य सी भाषा में हम इसको कहते हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु स्थिर रहना चाहती है, इसे खूब बढ़िया समझो, तो उसे हम कहते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमने तुम्हें बताया था जड़त्व क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम तुमने सुना होगा बच्चे। तो जड़त्व में हमने बताया था कि प्रत्येक वस्तु माने m द्रव्यमान वाली कोई वस्तु का वह गुण होता है जिसमें वो अपनी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा पर समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात इसे समझेंगे खूब बढ़िया से कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने पूर्व की अवस्था की स्थिति को बनाए रखती है, तो उसे उसकी जड़ता कहते हैं। माने कोई भी वस्तु अपने पूर्व की अवस्था की स्थिति को बनाए रखना चाहे तो उसे हम क्या कहते हैं? जड़ता कहते हैं उसे, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से इसे हम जानते हैं। अर्थात कोई वस्तु गति में है तो गतिशील रहना चाहती है, और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। यही कारण है कि न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़ता के नियम से भी हम जानते हैं। बोलो, न्यूटन की गति के नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़ता नियम। अर्थात जड़त्व जो भी होता है, इसमें मैंने बताया था कि जड़त्व अपने द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात यदि कोई वस्तु जितना बड़ा होगा उसकी जड़ता का गुण उतना अधिक होगा। माने छोटे वस्तु का जड़ता कम होगा, अब बड़े वस्तु का जड़ता अधिक। इसका मतलब क्या हुआ? यदि वस्तु का द्रव्यमान छोटा है तो जड़त्व का गुण कम लगेगा, परंतु वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसमें जड़त्व का गुण अधिक होगा। अर्थात इसको मैंने तुम्हें बताया था और इसी करके बच्चों कि यदि वस्तु छोटा है तो अपनी पूर्व स्थिति को जल्दी बदल लेगा, क्योंकि छोटा है, हल्का है तो जल्दी बदल लेगा। लेकिन वस्तु का द्रव्यमान बहुत बड़ा है तो अपने पूर्व स्थिति को ज़्यादा बल लगाने पर बदलेगा। आ रहे समझ में ना? जैसे छोटा, अगर मान लो कि कोई यहाँ पे हमने ईंट रख दिया और उसे हम थोड़ा सा मारेंगे तो जल्दी से भाग जाएगा। अब बड़ा ईंट रख देंगे और उससे अगर उंगली से मारेंगे तो जल्दी भागेगा कि नहीं? नहीं भागेगा। तो इसे कहते हैं जड़ता का नियम। ये मैं पहले तुम्हें पढ़ा चुका हूँ बच्चों। आज मुझे पढ़ाना है तुम्हें। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, और 2 में से दूसरा प्रकार आज मुझे बताना है। पहले हमने बताया था कि जड़ता का 2 नियम होता है, या न्यूटन की गति के पहले नियम में हमने बताया कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर की अवस्था में रहना चाहती है। तो जब स्थिर की अवस्था में कोई वस्तु रहना चाहे तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? विराम का जड़त्व। माने वस्तु हमेशा विराम की अवस्था में रहना चाहती है तो उसे हम विराम कर। अब वस्तु गतिशील हो, यदि वस्तु गतिशील हो तो उसे हम कहते हैं गति का जड़त्व। क्या बोलेंगे बच्चे? गति का जड़त्व। गति के जड़त्व को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे? बोलो, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो गति का जड़त्व, जैसे विराम का जड़त्व क्या है? वस्तु विराम है तो विराम ही रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। तो गति के जड़त्व में वैसे ही हो जाएगा। क्या होगा? तो गति की इस जड़ता के नियम में वस्तु हमेशा गति की अवस्था में रहना चाहती है। कौन सी अवस्था में? गति की अवस्था में।
अर्थात यदि कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गति में ही रहना चाहती है। माने वस्तु गतिशील है तो हमेशा गति की अवस्था में रहेगी, इसे हम कहेंगे गति का जड़त्व। क्या कहेंगे? गति का जड़त्व। और यदि कोई वस्तु स्थिर है, विराम में है, तो हमेशा विराम में रहना चाहेगी, इसे कहेंगे विराम का जड़त्व। आ रहा समझना? तो इस तरीके से गति के जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है बच्चे, इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं तो इसको देखते चलो। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, माने कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहती है। इसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है बच्चों? तो देख लो, इसके उदाहरण में आता है कि दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक नहीं रुक पाता है। क्यों जी? क्योंकि वो गति की अवस्था में है तो हमेशा क्या चाहता है? गतिमान ही रहना चाहता है, ठीक है ना। और यदि वह रुकता है, यदि वह रुकता है तो आगे की ओर गिर जाता है। यदि देख लो बच्चे, तुम लोगों को मैं कहूँ कि दौड़ कर आओ और दौड़ कर आते हो, और मैं कहूँ कि अचानक बोलो रुक जाओ, तो क्या तुम रुक पाओगे? नहीं रुक पाओगे। तुम तुरंत आगे की तरफ झुक जाते हो, नहीं तो गिर जाते हो। अचानक कोई नहीं रुक सकता, ठीक है बच्चे। अचानक कभी कोई रुक ही नहीं सकता। दौड़ के आओगे, पहले से मैं कहूँगा रुकना है, तब तुम लोग धीरे धीरे आओगे तब रुकोगे। और दौड़ते रहोगे, मैं अचानक मैं कहूँगा रुक जाओ, तो अचानक रुक नहीं पाओगे बच्चे, ठीक है ना। जैसे प्रैक्टिकल करके देख लोगे तुम इसको, ठीक है। अपने मन से नहीं, दौड़ो दौड़ो, चलो बच्चे तुम खड़े हो जाओ, दौड़ो, रुको, देखो, देखे हमने कहा दौड़ो तो दौड़ रहे थे, अचानक बोला रुको, तो तुरंत आगे की ओर या तो झुक गए तुम, और नहीं तो आगे की ओर गिर गए, ठीक है बच्चे। हम लोग साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे जैसे इसी प्रकार। और मैं तुम्हें बता दूं बच्चे कि देखो, चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तुम्हें याद है बच्चों, जब तुम्हारे पापा मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हैं, अचानक जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी तो रुक जाती है। तो गाड़ी रुकती है बच्चे, तो हमारा शरीर का निचला पर्सन गाड़ी के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला पर्सन आगे की ओर झुक जाता है। अर्थात यात्री गाड़ी की गति की दिशा में क्या होते हैं? झुक जाते हैं। समझ में आ गया बच्चे? इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि लंबी कूद, खूब बढ़िया समझो, लंबी कूद को कूदने से पहले धावक पहले तेजी से दौड़ता है। देखो, बहुत तेजी से अगर दौड़ के आएगा ना, तब वो जंप लगा देगा तो और तेजी से आगे की तरफ जाकर गिरेगा, ठीक है ना जी। इसलिए ये सब पूछता है कि लंबी कूद को कूदने से पहले धावक पहले तेजी से dौड़ता है, इसे कौन सा नियम कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? जड़त्व का। हाँ, माने समझो गति के जड़त्व, गति का जड़त्व कहेंगे। माने ये सब अगर हम कहेंगे न्यूटन के गति का कौन सा नियम, तो पहला नियम, ठीक है ना। तो अब देखो, जब वाहन, अगला चौथा पढ़ रहे हैं हम लोग, जब वाहन एक समान वेग से गति कर रही हो, ठीक है ना, और वहाँ से सीधे ऊपर की ओर यदि किसी वस्तु को फेंकी जाए तो वह पुनः फेंकने वाले के हाथ में आ जाती है बच्चे, याद रख लेना। यदि कोई बॉल ले लेते हैं हम लोग, गाड़ी चल रही हो, अब बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे ना, तो गाड़ी तो आगे जाती है, तो हमें हाथ आगे जाना चाहिए, लेकिन हमारे साथ साथ बॉल भी क्या करता है? गति की अवस्था में आगे जाता है, इसीलिए वो बॉल पुनः हमारे हाथ में आ जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बच्चे इसमें और हम पढ़ रहे हैं, यदि वाहन में, खूब बढ़िया समझो इसे, यदि वाहन में एक समान त्वरण हो, एक समान त्वरण का मतलब ये होता है बच्चे कि पहले सेकंड में गाड़ी जिस स्पीड से बढ़ी उतने ही दूसरे सेकंड में उससे थोड़ी सी तेज हो गई, सेम रफ्तार में तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, लगातार उसका वेग अगर बढ़ रहा है, जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। तो वस्तु पीछे की ओर अर्थात गति के विपरीत दिशा में गिरेगी, याद रख लेना। यदि वाहन में एक समान मंदन हो तो वस्तु आगे की ओर गति की दिशा में गिरेगी। मतलब इसे समझो, यदि कोई गाड़ी चल रही है, अगर एक समान से गाड़ी चल रही है, ठीक है, और तब बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो बॉल हमारे हाथ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम समझो कि गाड़ी चल रही है
और गाड़ी धीरे धीरे स्पीड होती चली जा रही है और पहले से तेज होती चली जा रही है, तब अगर हम बॉल फेंकेंगे तो हाथ हमारा आगे बढ़ जाएगा, बॉल क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? यस सर। लेकिन अगर वही समझो गाड़ी मान लो कि पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चल रही है, अब वो घट कर 70, 60, 50 हो रही है, तो उस स्थिति में हम जब हाथ आगे ऊपर करेंगे तो माने मंदन की स्थिति होगी, तो वस्तु हो जाएगी आगे और हमारा समझ लो माने और हमारा हाथ हो जाएगा पीछे। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से हमने पढ़ा, अभी के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा बच्चे, कि गति का जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, और इसके पहले हमने तुम्हें पढ़ा रखा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात किया जाए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात किया जाए, तो ये दोनों के दोनों मिलकर ये जड़ता के नियम कहलाते हैं। जड़ता क्या होती है? जिस गुण के कारण कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहिए, तो इसे कहते हैं जड़ता का नियम। तो जड़ता का दो नियम, या तो स्थिर हो और नहीं तो गति में हो। और न्यूटन का पहला नियम भी कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। माने कोई भी वस्तु अपने पूर्वावस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल लगकर उसकी अवस्था को बदल न दे। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से हम लोग न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे संवेग क्या है। इसी को संवेग को हम कहते हैं मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे बच्चे? मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, अभी इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलो, संवेग या मोमेंटम क्या है ये हम जानेंगे, ठीक है ना। तो कहता है किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। याद करेंगे, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास कहते हैं और वेग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अर्थात फॉर्मूला होता है कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है जी? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इंग्लिश में कहें तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। याद रखोगे बच्चे? यस सर। अब ये संवेग से क्या फायदा है? माने ये कहता है बच्चे कि देख लो, हम जानते हैं कि इसमें लिखा है संवेग को हम पी से सूचित करते हैं। मोमेंटम को किससे सूचित करते हैं जी? पी से सूचित करते हैं। इसलिए P इज इक्वल टू मास को हम m से सूचित करते हैं। देख लो, मास को किससे? m से। वेलोसिटी को v से। इसलिए हम लिखते हैं P इज इक्वल टू m इंटू v। मैं पूछूंगा कि संवेग बराबर क्या होता है, तो बोलोगे द्रव्यमान गुणे वेग। मैं पूछूंगा मोमेंटम इज इक्वल टू, तो मास इंटू वेलोसिटी। What is the symbol of momentum? P. What is the symbol of mass? M. What is the symbol of velocity? V. What is the formula of P? M into V. It means P is equal to M into V. V. P for Momentum. M for Mass. अब V for Velocity. अब रही बात, यहाँ संवेग को हम P से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करेंगे जी? अब हम आ जाओ, कहते हैं कि द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं? M से। तथा वेग को किसे इंडिकेट किया गया है? V. क्या बच्चों बता सकते हो कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलो। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। हाँ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये क्यों होता है बच्चे? ये पता है तुम्हें? हम चूंकि जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू V। V का M माने द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का यूनिट कितना होता है जी? किलोग्राम। अब V माने समझ लो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो पूरा हम मिला दिए तो इसका मात्रक क्या हो गया बच्चे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मैं पूछूंगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? व्हाट विल यू स्पीक? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
और यह एक सदिश राशि है। सदिश जो एक ही दिशा में गमन करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश। जिसमें दिशा हो बच्चे उसे हम सदिश कहते हैं। चलो इसको फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम इसी को फिर से पढ़ते हैं। देखो कि क्यों संवेग पढ़ते हैं। देखो संवेग जो होता है यह द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती बच्चे? द्रव्यमान। अर्थात संवेग को पी कहते हैं तो हम लिखेंगे पी प्रोपोर्शनल टू एम। इसको हम क्या पढ़ेंगे बोलो? proportional to m। पी एम के समानुपाती होता है। इसको हम पढ़ेंगे पी एम के समानुपाती। इंग्लिश में बोलेंगे पी इज प्रोपोर्शनल टू एम। क्या बोलेंगे? P is proportional to m। अर्थात संवेग अर्थ नहीं सिर्फ द्रव्यमान का ही नहीं बच्चे, यह वेग के भी समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? वेग। इसीलिए लिखेंगे P इज प्रोपोर्शनल टू V। बोलो P is proportional to v। अर्थात P V के समानुपाती होता है। बोलो P v के समानुपाती होता है। बच्चों तुम्हें पता है समानुपाती का मतलब क्या हुआ? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो उसका संवेग भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? और द्रव्यमान को घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए तो संवेग भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है? उसी प्रकार किसी वस्तु का वेग बढ़ा दे तो संवेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और किसी वस्तु का वेग कम कर दें तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात इसे समझेंगे संवेग, इसे खूब ठीक से समझो बच्चे। इसको मैंने बताया यहाँ पर कि संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। बोलो Momentum is equal to m इंटू मोमेंटम को हम P सिंबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? P symbol। तब मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू Momentum is proportional to m into v। m into v। You may also say that P is proportional to m into v। m into v। समझ में आ गया बच्चे? Yes तो sir। मैं फॉर्मूला पूछूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P, तो P इज इक्वल टू m इंटू V। अब इसे आगे समझेंगे बच्चे हम लोग कि संवेग हम क्यों पढ़ेंगे, ये हम अगले क्लास में तुम्हें बताएंगे। इसी के साथ हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, आवेग क्या है। अभी तक हम क्या पढ़े थे बच्चे? संवेग। अब हम क्या पढ़ेंगे? आवेग। अब देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि संवेग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। यदि किसी वस्तु का एम बढ़ा दिया जाए, एम क्या हो जाए? बढ़ा दिया जाए। माने किसी वस्तु का समझ लो बच्चे, अगर एम द्रव्यमान अधिक हो जाए तो वेग उसका कम होता है। अब अगर द्रव्यमान कम कर दिया जाए तो वेग उसका अधिक होगा। मतलब देखो कि भारी चीज अगर ले लेंगे और उसको फेंकेंगे तो उसका वेग क्या होगा? कम होगा। एक पूरा बड़ा सा ईंट ले लेंगे तो ईंट का द्रव्यमान अधिक होता है और उसको अगर हम फेंकेंगे तो उस वेग क्या होगा? उसका कम होगा। लेकिन एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे हाथ में दे दूं बच्चे, एम अगर कम हो जाए, द्रव्यमान कम हो जाए और तब उसको फेंकोगे तो उसका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बच्चे। आ रहा समझ में ना? यही कारण है कि किसी हाथी को अगर हम बुलेट से मारते हैं बच्चे, बंदूक से मारते हैं, तो बंदूक की देख लो, मान लो कि यहाँ पे एक ये हाथी है। ठीक है बच्चे, ये हाथी मान लो कि हो गई जी, ये हाथी हो गई। इसको जैसे ही हम किसी बंदूक से मारेंगे यहाँ से, तो इसकी जो बुलेट निकलेगी बच्चे, बुलेट एम, उसका द्रव्यमान तो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जब काफ़ी तेज़ी से मारेंगे ना तो उसका संवेग के कारण क्या होगा? उसकी मैंने समझ लो कि जब छोटी से वस्तु का वेग काफ़ी अधिक बढ़ा देते हैं तो ये काफ़ी भारी वजन का काम करने लगता है और जाके जब ये हाथी को मारता है तो हाथी क्या होती है बेचारी? मर जाती है। आ रहे समझ में ना? जैसे कागज़ का टुकड़ा बहुत छोटा होता है देख लो, लेकिन कागज़ के टुकड़े को एकदम खूब बढ़िया करके काफ़ी ज़्यादा स्पीड में अगर मार दें तो किसी को भी चोट लग सकती। क्लियर है ना बच्चे? अर्थात
द्रव्यमान अगर समझ लो अगर कम हो तो वेग क्या हो जाता है, ज्यादा। अधिक। अगर कोई तुमसे पूछे कि 1 kg का अगर ईंट ले लेते हो और एक हाथ में 100 ग्राम का ईंट लेते हो, तो 1 kg का ईंट फेंकेंगे तो ज़्यादा वेग उसमें आएगा कि 100 ग्राम की ईंट में आएगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम। 1 kg का ईंट फेंकेंगे तो कुछ दूरी पर ही गिर जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसका हमने द्रव्यमान बढ़ाया, ये द्रव्यमान बढ़ा दिया तो वेग उसका क्या हो गया, कम। और यदि उसका हमने द्रव्यमान कम कर दिया तो वेग क्या हो गया, आधा, माने बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक तो इसमें से आवेग। तो आवेग को हम अगले लेसन में पढ़ते हैं। याद करो बच्चे, इसमें हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है ना, और इसमें हमने पढ़ा संवेग के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा बच्चे आवेग क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, आवेग क्या है। तब तक थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं आवेग क्या है।